सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का सृजन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा प्रबंधन। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसके घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी सीसीएसयू और एमएसयू के अलावा, वहाँ पर तो प्रबंधन मैनेजमेंट के नाम से एक पूरा सब्जेक्ट मिलता है बच्चों को, लेकिन आपको सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तब कक्षा प्रबंधन क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपके पेपर में ऐसे भी आ जाता है समावेशी कक्षा प्रबंधन क्या होता है। दोनों तरह से आपके ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। देखो, कक्षा प्रबंधन को जानने के लिए सबसे पहले प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन क्या होता है, मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना क्या होता है। देखो, आम भाषा में तो हम मैनेज को बोलते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ व्यक्ति काम कर रहे हैं, वे सही से काम करें, हल्ला उड़दंगा न करें, असामाजिक व्यवहार न करें, कोई अति सामान्य व्यवहार न करें, मतलब ठीक प्रकार अपना काम करें शांत स्वभाव के साथ। इसको हम बोलते हैं प्रबंधन। की लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा, आम भाषा में तो हम यही बोलते हैं। लेकिन प्रबंधन का मेन अर्थ क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो प्रबंधन क्या होता है, हमारे पास जितने भी व्यक्ति, साधन या स्रोत उपलब्ध हैं, उन सब का उचित प्रकार से प्रयोग कर आवश्यक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। अब इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। हमारे पास जो व्यक्ति या साधन है, उनको सही तरह से हम यूज करें, वे भी असामाजिक व्यवहार न करें, और हम जो साधन है वे अच्छी तरह से हम यूज करें, सब शांत स्वभाव व्यवहार वगैरह बनाए रखें, और उससे हमारे उद्देश्य भी प्राप्त हो जाए। तो दोनों चीज़ें आती हैं। अगर मेरे साथ कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं और मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अच्छा मैनेज किया हुआ है, कोई भी हल्ला उड़दंग कुछ नहीं कर रहा, शांत स्वभाव बना हुआ है, अच्छी तरह से सब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे उद्देश्य हैं, जिसके लिए मैंने उन लोगों को, उन पर्सन को हायर किया हुआ है, अगर मेरे उद्देश्य ही प्राप्त नहीं होते तो मेरा प्रबंधन करने का क्या फायदा है। तो प्रबंधन में दोनों बातें आती हैं। जो आपके आसपास व्यक्ति हैं, वे शांत बनाए रखें, शांत रहें, अच्छा स्वभाव रखें अपना, और जिससे कि हमारे उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो जाए। दोनों चीजें आती हैं, प्रबंधन ये होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा कक्षागत प्रबंधन भी हो जाता है। कक्षागत प्रबंधन में क्या होता है, एक शिक्षक के पास जितने भी साधन, स्रोत, उपकरण उपलब्ध हैं, उन सब का उचित प्रकार से प्रयोग कर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी कक्षागत प्रबंधन हो जाती है। सेम बात हमारी कक्षा पर लागू हो जाती है, प्रबंधन की सेम बात हमारी कक्षा पर लागू हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि क्लासरूम में अगर कोई मैनेज कर रहा है तो वो है क्लासरूम मैनेजमेंट हो जाता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या आता है, एक तो हमारे बच्चे सामान्य व्यवहार बनाए रखें, अति सामान्य व्यवहार न करें, हमारा अपना जो ध्यान है वो शिक्षण प्रक्रिया में बनाए रखें। शिक्षक के पास जितने भी साधन है वह उनका उचित प्रकार से प्रयोग करें और हमारे उद्देश्य प्राप्त हो जाए। अगर ये कार्य हो रहा है तो हमारा प्रबंधन अच्छा है। लेकिन अगर बच्चे शांत बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव अच्छा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रबंधन किया हुआ है इस टीचर ने, लेकिन अगर हमारे उद्देश्य प्राप्त नहीं होते शिक्षा के, तो वो प्रबंधन बेकार हो जाता है, वो प्रबंधन ही नहीं रहता। तब दोनों चीजें आती हैं प्रबंधन में। टीचर, जो हमारे पास जो उपकरण है, साधन है, पैसा है, व्यक्ति हैं, उन सब का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, उचित प्रकार से, जिससे हमारे उद्देश्य प्राप्त हो जाए, वो हमारा प्रबंधन होता है। आई होप अब प्रबंधन और कक्षागत प्रबंधन को अब आप समझ पाए होंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक समाज में छात्रों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना की जाती है। इन विद्यालयों में छात्रों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों व प्रधानाचार्य आदि को प्रदान की जाती है। प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य पूरे स्कूल की जिम्मेदारी उठाता है, मतलब प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी पूरे स्कूल की होती है, तथा कक्षा कक्ष की सारी जिम्मेदारियां शिक्षकों पर होती हैं। वर्तमान कक्षाएं प्राचीन कक्षाओं से बहुत भिन्न है। आधुनिक कक्षाएं समावेशी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तकनीकी युक्त विभिन्न सहायक सामग्री से लैस होती हैं आधुनिक कक्षाएं, तथा इनमें विभिन्न प्रकार के छात्रों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा भी आधुनिक मनोविज्ञान के आने के बाद अब छात्र केंद्रित विधियों का प्रयोग कर ही छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है, तथा शिक्षक को निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही कक्षा को अग्रसरित करना पड़ता है। अब देखो, शिक्षक के पास कितनी टेंशन होती है, प्राचीन कक्षाओं से कितनी भिन्नता है। यहाँ से यहाँ तक हमने वही पॉइंट लिखा है कि समावेशी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरण आ गए हैं, रेडियो, टीवी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, अलग अलग
तरह के बच्चे हैं, उनकी अलग अलग रुचि है, उन्हें एक साथ पढ़ाना है। मनोविज्ञान आ गया, मनोविज्ञान के नियमों के अनुरूप पढ़ाना है, और जो उद्देश्य हमें दिए हैं उनके अनुरूप पढ़ाना है। तो इस वजह से शिक्षण कार्य करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए आधुनिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए एक उचित कक्षा प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में शिक्षण प्रक्रिया समुचित रूप से नहीं चल सकती तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। इसलिए शिक्षक को उचित कक्षा प्रबंधन की अति आवश्यकता होती है। तो अब हम प्रबंधन के बारे में बताएंगे। पर सबसे पहले हम प्रबंधन के बारे में हल्का सा बता देते हैं और उसके बाद हम कक्षागत प्रबंधन के बारे में बताएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो प्रबंधन के लिए अंग्रेजी में मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। मैनेजमेंट शब्द मैनेज से बना है, और जो मैनेज शब्द है वह इटली भाषा के मैने गियर नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू हैंडल, संभालना। मतलब हम किसी को संभाल रहे हैं। अतः प्रबंधन का अर्थ हो जाता है किसी स्थिति को संभालकर उचित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। तो इसमें दोनों पॉइंट आ रहे हैं, हम स्थिति को भी संभाल रहे हैं और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर स्थिति को हमने संभाल लिया है लेकिन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रबंधन नहीं मानते उसे हम। इस प्रकार कहा जा सकता है मानवीय भौतिक साधनों का आपस में समन्वय बैठाकर उचित लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन कहलाता है। तो अच्छी परिभाषा है ये। मानवीय साधन, हमारे पास जो बच्चे, व्यक्ति या जितने भी हमारे पास मानवीय साधन है, भौतिक साधन जो हमारे पास पैसा है, इंस्ट्रूमेंट है, उन सब का उचित प्रकार से प्रयोग कर उनमें समन्वय बैठाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रबंधन कहलाता है। तो टेलर ने क्या कहा, टेलर की एक परिभाषा लिख सकते हैं हम। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और वे उसे मितव्ययी ढंग से कम खर्चे में कैसे पूर्ण करते हैं। तो अच्छी परिभाषा है। अब कक्षागत प्रबंधन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कक्षा प्रबंधन के बारे में लिख देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रबंधन का प्रत्यय है वो I.K. डेविस ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसमें आता है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि प्रबंधन का प्रत्यय शिक्षा के क्षेत्र में किसने दिया है, तो वो I.K. डेविस ने दिया है। I.K. डेविस महोदय। जो हमारा टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का पेपर था फर्स्ट ईयर में, उसमें हमने I.K. डेविस के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। कक्षा कक्ष में प्रबंधन करना ही कक्षा प्रबंधन कहलाता है। वास्तव में कक्षा कक्ष प्रबंधन से अभिप्राय उन व्यवस्थाओं व कार्य विधियों से है जो कक्षा कक्ष में ऐसे वातावरण को स्थापित करें जिसमें निश्चित रूप से सुगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके तथा शैक्षिक उद्देश्यों की उच्च स्तर तक प्राप्ति संभव हो। तो कक्षा का प्रबंधन क्या है? हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं अपने क्लासरूम में जिसमें शिक्षा हो रही है और हमारे शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं। अशोक शास्त्री ने एक परिभाषा दी है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा इन्होंने। एक कुशल अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समूह की शिक्षण व्यवस्था करना तथा उनकी समस्याओं का अच्छे ढंग से निराकरण करना ही हमारा कक्षा प्रबंधन कहलाता है, यह अशोक शास्त्री ने कहा है। अतः कक्षा प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक शिक्षक उपलब्ध साधनों व अपने ज्ञान का प्रयोग कर कक्षा में ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें छात्र बिना कोई अनुचित व्यवहार किए अपना ध्यान शिक्षण प्रक्रिया की ओर बनाए रखते हैं तथा वह अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो ये हमारा कक्षा प्रबंधन हो जाता है। हम एक शिक्षक ऐसा माहौल क्लासरूम में बना रहा है कि बच्चे कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर रहे, व्यवहार सही बनाए हुए हैं और शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान बनाए हुए हैं। इससे वह अपने निर्धारित उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है और उन्हें प्राप्त करता है। तो ये हमारा कक्षा प्रबंधन हो जाता है। अब कक्षा प्रबंधन के घटक या पक्ष या फिर प्रभावित करने वाले कारक, अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लॉन्ग में आता है कि कक्षा प्रबंधन की व्याख्या करते हुए उसके घटकों को बताइए। कक्षा प्रबंधन किसे कहते हैं, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब एक दो लाइन हम पहले लिख देते हैं कक्षा प्रबंधन के बारे में, फिर एक एक करके हेडिंग की एक्सप्लेन करेंगे। कक्षा प्रबंधन के शिक्षक तथा छात्र मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। इसके अलावा बहुत से अन्य घटक हैं जिनका प्रभाव कक्षा प्रबंधन पर पड़ता है। कक्षा प्रबंधन के घटकों को हम निम्नलिखित रूप से वर्णित कर सकते हैं। तो ये हमारे 10 हेडिंग है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारा कक्षा प्रबंधन का शिक्षक, क्योंकि शिक्षक ही कक्षा में प्रबंधन करता है तो उसी के हाथ में सारा मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहला घटक है हमारा प्रबंधनकर्ता के रूप में शिक्षक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। प्रबंधन की पूर्ण प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। अच्छे प्रबंधन के लिए शिक्षक छात्रों के अनुसार रुचिपूर्ण प्रकरण का चयन करता है तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तकनीकों, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि का प्रयोग कर अपने टॉपिक को छात्रों पर प्रसारित करता है, अर्थात वह अपने टॉपिक को छात्रों को पढ़ाता है।
शिक्षक का प्रबंधन ही शिक्षण की दिशा निर्धारित करता है तथा अधिगम की दिशा निर्धारित करता है। अगर शैक्षिक प्रबंधन उचित प्रकार से होता है तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति उच्च स्तर तक संभव है। तो शिक्षक हमारा प्रबंधन करता है तो वो हमारा मेन घटक है, हमारे प्रबंधन का मेन पक्ष है और उसको पूरी तरह से प्रभावित करता है। किस प्रकार वह शिक्षण विधियों आदि का चयन करता है, उसी प्रकार बच्चे क्लासरूम में मन लगाएंगे और उसी प्रकार से वे बच्चे पढ़ेंगे, तो हमारी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति अच्छी हो जाएगी, तो हमारा प्रबंधन अच्छा होगा उतना ही। नेक्स्ट घटक है हमारा छात्र, स्टूडेंट्स। विद्यार्थी भी प्रबंधन का एक अहम घटक होते हैं। प्रबंधन का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों पर ही पड़ता है। अधिगम प्रक्रिया पूर्ण रूप से छात्रों के लिए ही होती है तथा प्रबंधन भी छात्रों के लिए ही होता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा संतुलित प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर शिक्षक के द्वारा चुना गया प्रकरण छात्रों की रुचि के अनुरूप नहीं है अथवा उसे किसी अच्छी शिक्षण विधि का प्रयोग करके नहीं पढ़ाया जा रहा, तब छात्र प्रकरण में अधिक रुचि नहीं लेंगे तथा कक्षागत प्रबंधन सही नहीं बना रहेगा। अतः शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के अनुरूप ही आगे प्रसारित करनी चाहिए। इसका सीधा सीधा प्रभाव प्रबंधन पर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस। अब हमारा सिलेबस किस प्रकार का है उसके अनुसार भी हमें अपने प्रबंधन को मैनेज करना पड़ता है, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे प्रबंधन की प्रक्रिया पर पड़ता है। पाठ्यक्रम भी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक को यह नहीं पता होता कि उसे क्या पढ़ाना है तथा छात्रों को यह भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या पढ़ना है। अतः हमें पाठ्यक्रम का गठन भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए तथा रुचिपूर्ण होना चाहिए। वह क्रिया प्रधान होना चाहिए। इससे छात्र पाठ्यक्रम में रुचि लेते हैं तथा कक्षागत प्रबंधन मजबूत होता है। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में कितनी क्रियाएं हैं, कितनी एक्टिविटी हैं, किस प्रकार के सैद्धांतिक सब्जेक्ट या किस प्रकार के सैद्धांतिक प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, उन सब का प्रभाव भी प्रबंधन पर पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार, अब शिक्षक का व्यवहार कैसा है विद्यालय में, उसका प्रभाव भी प्रबंधन पर पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार भी कक्षा प्रबंधन का अहम घटक होता है। अगर शिक्षक का व्यवहार अधिक सख्त है तब छात्र उसकी कक्षा में डरे डरे से रहेंगे, जिससे वे पूरा मन लगाकर नहीं अध्ययन करेंगे। इससे उनके परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत अगर शिक्षक के व्यवहार में बिल्कुल भी सख्ती नहीं है तब बच्चे कक्षा में शोर मचाएंगे तथा शांति से उसे पढ़ाने नहीं देंगे। इसका भी प्रभाव उसकी शिक्षण की सफलता की संभावना पर पड़ता है। अतः शिक्षक को अपना व्यवहार इस प्रकार से रखना चाहिए कि छात्र बिना किसी असामान्य व्यवहार को किए उचित अंतःक्रिया बनाए रखे। मतलब जितना कार्य शिक्षक बच्चों को करना है, जितना बोलना है उतना ही बोले में, असामान्य कुछ फालतू में न बोले, इस प्रकार का व्यवहार शिक्षक को रखना होगा। इससे अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है उसका। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, जो टीचर स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो वो किस प्रकार बनाए रखनी है शिक्षक को। कोई अध्यापक छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को अपनी कक्षा में कैसे बनाए रखता है, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव उसके प्रबंधन पर पड़ता है। शिक्षक को अपनी कक्षा में छात्रों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर देने चाहिए। उसे सभी छात्रों से प्रश्नोत्तर करने चाहिए तथा छात्रों से भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे कक्षागत प्रबंधन में सुधार देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण विधियां। अब टीचर कैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका प्रभाव भी उसके प्रबंधन पर पड़ता है। अब टीचर एक ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर छात्रों को पढ़ा रहा है जिससे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे उस टॉपिक को, तो बच्चे आपस में बातचीत करने लगेंगे या उस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो उसका जो प्रबंधन है वो भी खराब हो जाएगा। शिक्षण विधियां प्रबंधन के लिए बहुत ही प्रभावी होती हैं। अगर शिक्षक छात्रों को किसी सही प्रजातांत्रिक विधि का प्रयोग कर पढ़ाता है तब छात्र प्रकरण में अधिक रुचि लेते हैं तथा किसी असामान्य व्यवहार को करने से बचते हैं। इससे उनके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इस प्रकार कक्षागत प्रबंधन में शिक्षण विधियों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा सहायक सामग्री। वही बात हो जाती है किस प्रकार की सहायक सामग्री का हम यूज कर रहे हैं, जिससे बच्चों का कितना मन उस प्रकरण में लग रहा है। शिक्षण विधियों की भांति ही सहायक सामग्री का चुनाव भी कक्षागत प्रबंधन को प्रभावित करता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, अतः एक शिक्षक को किसी अच्छी सी शिक्षण विधि का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर किया जाना चाहिए। ये हमने पढ़ा था, एडगर डेल का अनुभव शंकु टेक्नोलॉजी वाले पेपर में फर्स्ट ईयर में। तो जो हमारा टीचिंग एड का चयन है वो एडगर डेल के अनुभव शंकु के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव की संख्या बढ़ेगी और इससे प्रकरण में अधिक रुचि लेंगे, जो कक्षागत प्रबंधन के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेरणा की। अब हम बच्चों को कितना मोटिवेट कर रहे हैं।
सीखने के लिए कितना प्रेरित किया है हमने, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे प्रबंधन पर पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास में चला जाता हूँ, तो अगर मैं बिना इंग्लिश के महत्व बताए कि इंग्लिश आपके जीवन में कैसे कैसे काम आएगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे आप किस प्रकार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बस सिंपल ऐसे इंग्लिश पढ़ाने लगूँ, उसका कोई भी महत्व ना बताऊँ, उन्हें किसी भी तरह से मोटिवेट ना करूँ बच्चों को, तो वे शांत माहौल बनाए नहीं रखेंगे, बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, हमारे जो टॉपिक है उसमें पूरा ध्यान नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं उन्हें मोटिवेट करता हूँ, पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, इंग्लिश के फ़ायदे बताता हूँ कि आपके जीवन में इतना काम आएगी, नौकरी लगेगी आपकी, पैसा कमाएंगे आप, सोनी सी बहू आएगी आपकी, तो इस प्रकार से अगर हम कहते हैं तो बच्चे पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं, फिर इससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रभावित हो जाता है, अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है हमारा। अभिप्रेरणा का स्तर भी कक्षागत प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक छात्र प्रकरण के प्रति अभिप्रेरित रहेंगे, उतना ही अधिक में किसी असामान्य व्यवहार को करने से बचेंगे। अतः शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेटेड छात्र अच्छे से पढ़ते हैं, अपना जो फोकस है वो टॉपिक पर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज। अब किसी भी टीचर को अपने विषय का कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज उसे अपने सब्जेक्ट की है, अपने सब्जेक्ट पर उसकी कितनी पकड़ है, सीधा सीधा सा प्रभाव पड़ता है इसका उसके कक्षागत प्रबंधन पर। जितनी नॉलेज उसे अपने विषय की होगी उतना ही वह कॉन्फिडेंट होगा और उतने ही अच्छी तरह से वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा और उन्हें मैनेज करेगा। इसके अलावा अगर बच्चों को यह लगता है कि उसके टीचर के पास बहुत नॉलेज है तो वे उसकी क्लास में सीरियस होते हैं। अगर बच्चे ये मानते हैं कि इस टीचर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस हमारे स्कूल वालों ने ऐसे ही 2-4 हज़ार रुपये में से रख लिया टाइम पास करने के लिए, तो वे उसकी क्लास में हल्ला उड़दंग करते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, विषय का कितना ज्ञान है एक शिक्षक को, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव कक्षागत प्रबंधन पर पड़ता है। शिक्षक की अपने विषय पर कितनी पकड़ है यह भी कक्षागत प्रबंधन को प्रभावित करता है। कोई शिक्षक छात्रों की समस्याओं का किस प्रकार समाधान करता है, वह प्रकरण का ज्ञान कितनी गहनता के साथ प्रदान करता है, किस प्रकार प्रदान करता है, आदि कार्यों से यह झलकता है कि शिक्षक को उसके विषय का कितना ज्ञान है। इससे बच्चे उसके शिक्षण के प्रति गंभीर होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब देखो मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है इसका जो हमारे प्रक्रिया होती है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षागत प्रबंधन की प्रक्रिया का, क्योंकि अगर बच्चों का मूल्यांकन अच्छा नहीं हुआ, मूल्यांकन में बच्चों के परिणाम अच्छे नहीं आए, तो वो सीधा सीधा सा प्रभाव हमारे कक्षागत प्रबंधन पर पड़ता है। इसके अलावा कक्षागत प्रबंधन करने में बच्चों के मूल्यांकन का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का मूल्यांकन कैसा हुआ है, बच्चों का रिजल्ट कैसा आया है, वो हमारे कक्षागत प्रबंधन के मूल्यांकन का आधार बनता है। जैसा रिजल्ट बच्चों का आया है उसके आधार पर हम अपने कक्षागत प्रबंधन का मूल्यांकन करते हैं। तब हमारा जो मूल्यांकन है यह भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। मूल्यांकन भी कक्षा प्रबंधन का एक अहम घटक है। मूल्यांकन ही प्रबंधन का आधार बनता है। छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक है, छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक अपने प्रबंधन का मूल्यांकन करता है तथा उसमें आवश्यक सुधार करता है। तभी आज की हमारी क्लास थी प्रबंधन के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट आएगा, जरूर आएगा। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।